Hello everyone. So myself Apur Sukla. Welcome to Omkar Career Academy. Today we are going to discuss the previous year questions of the Intelligence Bureau exam which was held in 2017 and 18. यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस रियल एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। उनके एनालिसिस का मतलब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, और आप अभी देखेंगे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं। हमारा कंसेप्ट जो बेसिक लॉजिक है दैट मस्ट बी क्लियर्ड। ओके, तो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कैसे हम करने वाले हैं देखेंगे। हम टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं आईबी के एग्जाम में, और पूरे के पूरे 20 जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। अभी देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें। 670 to 120 का महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF एंड LCM। क्या निकालना है? HCF एंड LCM, दोनों चीज़ें निकालनी है। इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ें यह देखनी चाहिए कि ध्यान से समझो HCF या LCM का मतलब क्या होता है, राइट। जैसे HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके, मैक्सिमम नंबर वो कौन सा है उसको बोलते हैं HCF। समझे बात? अभी इसका एग्जांपल में बताते हैं। दूसरा आता है LCM, वो मिनिमम नंबर जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं LCM। तो LCM या HCF का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि डिवाइड करेगा सबको, और एक ऐसा नंबर जो खुद डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या? हम पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। आई बात समझ में? मीन्स टीचिंग एंड स्टडी, दो चीज़ें होती है ना। तो एक ऐसा नंबर जो कि हर एक नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो होता है LCM। हाईएस्ट, सबसे बड़ा से बड़ा वो नंबर जो कि इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, वो क्या हो जाएगा? HCF, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का यही मतलब होता है। ध्यान से देखेंगे तो अगर हम 672 और 120 लेते हैं, क्या कौन सा नंबर दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। आगे बात समझ में? सीधे सीधे अगर आप समझते हो इसको, तो सबसे पहले LCM समझना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले HCF और फिर होता है LCM। अब LCM निकालना इजी होता है, ध्यान से समझना, ध्यान समझो। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा। समझो, हमेशा जो LCM होता है उसके लिए ये चीज़ याद रखना, LCM जो हाईएस्ट नंबर है इससे कभी छोटा नहीं हो सकता है। इन तीनों में जो हाईएस्ट नंबर है LCM उससे छोटा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर C गलत हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C रॉन्ग। अब बात करते हैं आगे, समझना ध्यान से, एनालिसिस करते हैं। ये एक छोटा नंबर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमें ऐसा लगेगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन से बात। HCF और LCM आप इसी एक क्वेश्चन से पूरा सीख जाएं, ये टेक्निक हमें सिखाना है, राइट। सो देखो ध्यान से, तो कभी भी जो LCM है आपका, सबसे जो बड़ा नंबर है उससे कभी भी छोटा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो इससे छोटा नंबर अगर मान लो मैं 60 बोलता हूँ, तो 60 तो कभी डिवाइड होगा क्या? आप बताओ, 60 120 से डिवाइड हो सकता है? नहीं ना, डेसिमल में नंबर आ जाएंगे। ऐसे नंबर नहीं चाहिए हमें, तो ध्यान से समझो। और छोटे एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि 2, 4 और 6, ठीक है ना। 2, 4 और 6 का LCM होता है 12। कैसे समझेंगे कि देखो 2 से डिवाइड होने वाला है, 12 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया LCM इसका। अब
ये जो नंबर है ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका HCF क्या है, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इतने तरीके सीखने से पहला, क्योंकि वो हम 10th के बोर्ड एग्जाम में नहीं हैं कि हम उसको पूरा डिराइव करके हुए देखेंगे। तो 2, 4 और 6 की जो वैल्यू है, इसको जब आप HCF कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 2। क्यों? 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, राइट। इसलिए ये हो गया HCF और ये क्या हो गया LCM। इन तीनों नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, और ये नंबर डिवाइड करेगा। जो करेगा वो HCF है, जो हो जाए वो LCM है। आ गई बात समझ में? तो 120 से 180 डिवाइड होगा क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। 360 डिवाइड हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझें, अगर आप बात करेंगे 12 की, यहाँ पे अब 360 डिवाइड हो सकता है, मतलब ये और ये हमारे पास या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्या आप देखो 12 से 6 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। 12 से 6 डिवाइड हो सकता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 में क्या 12 आता है फैक्टर? नहीं पॉसिबल है ना, नंबर ही उससे छोटा है। इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे, दो लॉजिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। LCM कभी भी बड़े नंबर से छोटा नहीं होगा और HCF कभी भी सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। आगे बात समझ में कि नहीं? जैसे मैंने अभी बताया था ना, 2 4 6 लेते हैं, इसका HCF कितना आ जाएगा? 2। अगर कोई बोले कि HCF है 4, तो 4 तो इसकी मान लो यहाँ पे 12 ले लेते हैं हम, 2 4 और 12, तो 4 तो 2 को डिवाइड ही नहीं करता, 2 के फैक्टर में आता ही नहीं है। कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, कॉमन है ही नहीं तो फैक्टर कहाँ से आएगा? मतलब जब आप HCF लेने जा रहे हैं ना, HCF लेने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है किसका? लोवेस्ट नंबर का। और जब आप LCM कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है किसका? हाईएस्ट नंबर का। ठीक है, कि हाईएस्ट नंबर से कम नहीं होना चाहिए और लोवेस्ट नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 और 360। क्या आ जाएगा? 6 एंड 360। अब देखो ये 72 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है और 120 से भी है। LCM उसका और कॉमन फैक्टर तो है ही उसका। आगे बात समझ में? ये ध्यान रखना है HCF और LCM के लॉजिक में। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ध्यान से समझें। द्विघातीय बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास है y² इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है कि नहीं? ध्यान समझें। इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा मतलब क्या है? कि अल्फा और बीटा उसके क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं। अल्फा और बीटा क्या है? एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट है। देन पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से चीजें सुने। एक्स एक्सिस के लिए लॉजिक, अगर एक्स एक्सिस है तो क्या y का कोऑर्डिनेट 0 होगा? यस, डेफिनेटली। देखो ध्यान से, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है कि नहीं? x एक्सिस और y एक्सिस जब हम कंसीडर करने जा रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट है, इस पर्टिकुलर लाइन पे कोई पॉइंट है, तो इसके लिए y की वैल्यू क्या होने वाली है? y विल बी इक्वल टू 0। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे x एक्सिस कंसीडर करने जा रहे हैं, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी, देखो ध्यान से, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बन गई? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जिन बच्चों ने 10th 12th सब कर लिया होगा उनको ये पता होगा कि दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात समझ में? इसके लिए
अल्फा और बीटा रूट्स हो गए। क्यों रूट्स हो गए? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा जब आप रूट्स ले लोगे तो दो केस यहाँ से निकल के आते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a। आगे बात समझ में? सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? -b/a और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होता है? c/a। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसकी इक्वेशन को बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अल्फा इंटू बीटा a/c गलत है क्योंकि बेटा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा बाई बीटा 1 होने का कोई लॉजिक नहीं है, एकदम गलत बात है। अल्फा प्लस बीटा ये होता ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये रूट्स हैं, ये फिक्स चीज़ें हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और लॉजिक है उसके पीछे, ठीक है कि नहीं? आगे देखो, इन टू लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, मान लो अगर आपको विजिबल कम हो तो ax प्लस by इज इक्वल टू c और दूसरा दिया हुआ है dx प्लस ey इज इक्वल टू f। ये दो लाइन दी हुई हैं, ये आपको पता है कौन सी लाइन है? दीज आर द स्ट्रेट लाइंस। तो आपसे पूछा गया है कौन सा जो इसमें स्टेटमेंट है, विच वन इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस। ध्यान से समझें, कोइंसिडेंट लाइंस और फिर क्या है? यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अभी यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नन ऑफ दीज, यहाँ पे ये भी गलत है। दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान से समझें तो इसमें लॉजिक क्या दिया हुआ है? एक चीज, इसका एक केस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि a/d इज इक्वल टू b/e इज इक्वल टू c/f। आगे बात समझ में? अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? ये एक स्पेसिफिक केस है कोइंसिडेंट लाइन का। जब आप पढ़ के रखते हैं तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा, इसके लिए और किसी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्पेसिफिक केस लिया हमने तो इन तीनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। जब रेशियो इक्वल होगा, आप सोचो कि अगर मैं लिखता हूँ कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। आ गई बात समझ में? ध्यान सुनने मेरी बात। क्या ये दोनों सेम लाइन है? यस, ये दोनों क्या हैं? सेम लाइन है। मैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। सेम लाइन है कि नहीं? इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमें यही मिल जाएगा। और हर बार यही फैक्टर, अगर ये रेशियो सेम रखना है 1/2 1/2 1/2, तो मतलब ये दोनों इक्वेशंस के साथ अगर ये केस आया मतलब एक ही लाइन है। वो क्या है? वो एक ही लाइन है। आगे बात समझ में? सो दैट्स वाई दे विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस। अगला केस समझो ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बहुत बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपनी, ध्यान से समझें। कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई पॉसिबल नहीं है। पूछा है कि 1 से लेके 100 तक के नंबर का सम कितना होता है। क्या पूछा है? 1 to 100 का सम कितना होता है। अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसका भी देख लो। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर तक, ठीक है, तो ये है एक AP। क्या है ये? AP है, मतलब होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होती है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 20 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर सकते हैं, ऐसा है ये पेपर। अभी देखना ध्यान से। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो इसीलिए D की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। और A की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। आगे बात समझ में? n टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? n टर्म के सम का ये फॉर्मूला है। क्या आ जाएगा? n टर्म के सम का ये फॉर्मूला हो गया।
इसमें n का नंबर, n हमें पता नहीं है, n/2 रख दिया। a पता है तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस n-1 और इंटू कितना होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे जब बच्चे तो आएगा n/2 और ये कितना हो जाएगा, n-1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 1 आ जाएगा, मतलब नंबर ये आ जाएगा आपका n+1 / 2। ये फॉर्मूला आता है ऐसे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में कभी कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बने तो आपको ये पता होना चाहिए। 1 to 100 दिया है, मान लो उसने बोलते कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे हमारे पास 20 नंबर हैं, इनका सम निकालो, तो कहाँ से निकालोगे, ये है, ये सम है उसका। इसका डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू है 2 और n बोल दिया 20 नंबर, फटाक से रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये AP का केस हो गया। 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक का अगर आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने आपको अभी फॉर्मूला बता दिया है, आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फेस होने वाली नहीं है। S 100 टर्म्स का सम निकालना है तो n+1 / 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने टर्म का 100 × 101 / 2। यहाँ से बेटा कैंसिल करोगे 50 आ जाएगा, 101 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 505 ये आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी A। यही क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नई चीज़ नहीं दी हुई है। आगे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं क्या, देखो ध्यान से, 2x² + x - 528 = 0। क्या दिए हुए हैं, 2x² + x - 528 = 0। अगर आपको अब ये नंबर सॉल्व करने में हमें बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, ध्यान से समझना, तो इसलिए 16 लिखा हुआ है। कोई भी नंबर किसी इक्वेशन का रूट है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए, इफ़ यू आर पुटिंग दिस पर्टिकुलर नंबर इन दिस इक्वेशन यू विल गेट 0। मार्क्स 0 नहीं मिलेंगे बेटा, क्या मिलेगा 0, आंसर 0 मिलना चाहिए। क्या मिलेगा, 0 आंसर आना चाहिए। इसलिए a और b दोनों रूट्स हैं इसके, इसको समझने से पहले a की वैल्यू रख देते हैं। क्या, मान लो मैंने रख दिया 16 ना, 16 रख दिया तो 2 × 16 का स्क्वायर + 16 इतने को ही ऐड कर लो, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा। ये कितना होता है, देखो ये होता है 2 × 2 56 होता है क्या, 2 × 2 56 डन, माइनस की जगह अब यहाँ पे +16 आया। ये नंबर कितना आता है, देखो ये नंबर हो जाएगा, ये आया 512 ना, 512 + 16 तो कितना आ जाएगा 528, कितना आ जाएगा 528 और माइनस कर देंगे तो 0 आ गया यहाँ पे 528, मतलब 16 रूट है। आगे बात समझ में, 16 रूट है, तो नन ऑफ दीज तो गलत हो गया। 16 ठीक है कि ऑप्शन कौन सा है 16, अभी वो नहीं देखना। क्या b भी हमारा रूट है, देखो ध्यान से, b के लिए 2 × ध्यान से समझेंगे तो 33/2 है ना, तो 33 यहाँ पे आ जाएगा 33 × 33/4, तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, समझे, माइनस यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा -33 और /2, ये कितना नंबर है जानते हो, ये है 33/2, क्लियर है। उसके बाद इसमें से अगर कॉमन ले लिया मैंने 33/2 तो जानते हो 33 - 1 आ जाएगा और -528 तो यहाँ पे है ही। इसको समझो 33 × 32 और /2, ये कैंसिल होके कितना हो गया 16। इसको जरा सॉल्व करो तो 16 3 जा होता है 48, तो 48 हुआ तो कैरी कितना आ जाएगा 4, और 16 3 जा कितना होता है 48, 48 और 4 कितना होता है 52, मतलब यस दोनों रूट्स हैं, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या हो जाएगा C। रूट्स आप निकालते तो भी उतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी पड़ती, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं।
उस डिफ़िकल्टी को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी को नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से मैं बता देता हूँ। मतलब इससे सिंपल कुछ पॉसिबल है नहीं। अगर आप इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 2x² + x - 5 28 है। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन नंबर ए 16 इसका रूट है, ऑप्शन नंबर बी -32/रूट है, सी में पूछा है यस ए एंड बी बोथ आर रूट्स, और डी में पूछा है नो एनी रूट्स। इसका मतलब इसका आंसर जो है, इसका आंसर आ जाएगा ए एंड बी। क्या आंसर आ जाएगा? ए एंड बी। आगे बात समझ में? ए एंड बी इज़ द आंसर। ओके, सो बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी कन्फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ और फॉर्चुनेटली ये सिंपल पेपर आया था। ध्यान से समझें। आगे यहाँ पे देखो, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का क्वेश्चन से पहले मतलब ये दो सिमिलर ट्रायंगल, क्या सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में डिफरेंस होता है। आई बात समझ में? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि मान लो आप हो, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके जैसा दिखता है बट शायद उसकी एज आपसे ज़्यादा है, उसकी हाइट आपसे ज़्यादा है, उसके फिजिक आपसे ज़्यादा है या कम है, तो इसको बोलते हैं सिमिलर। जैसे कभी कभी किसी के बाल बड़े हो जाते हैं तो लड़की जैसा दिखने लगता है, लेकिन क्या एक्चुअल में लड़की है क्या? नहीं, दिखता वैसा है। मतलब दैट इज गोइंग टू बी अपीयर लाइक दिस बट नॉट द एक्चुअल केस। एक केस उसका स्पेसिफिक है जिसमें दोनों एक्चुअली सेम हो जाएं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं ना। जानते होंगे इस चीज़ को, नहीं जानते हैं तो जान लें, ठीक है ना। तो एक बेसिक थ्योरम होती है, हमने लिया ABC और यहाँ पे कंसीडर किया PQR, एक जैसे ही दिख रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम क्या? सिमिलर। एक जैसे ही हैं तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो क्या होता है, इनकी साइड का, सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो जैसे AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR होता है। सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है, और ये इक्वल किसके होता है? ये इक्वल किसके होता है? ध्यान से समझें, आपको एक चीज़ और समझनी है। जो एरिया होता है ना किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया, अगर मैं इसको ले लूँ कि ट्रायंगल 1 है ना, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये जो होता है ना, ये होता है साइड, इसकी जो साइड होंगी ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल 1 की साइड और दूसरी होंगी ट्रायंगल 2 की साइड, इनका स्क्वायर होता है। साइड का रेशियो सेम, गॉट इट। साइड के रेशियो अगर सेम है तो एरिया का जो रेशियो होता है साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। आ गई बात समझ में? क्लियर? ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या होता है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द साइड, क्या? रेशियो ऑफ साइड, देन रेशियो ऑफ साइड का मतलब क्या होता है? अंडर रूट रेशियो ऑफ एरिया। वर्ड फॉर्मेट में मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे एकदम क्लैरिटी आ जाए। वर्ड फॉर्मेट में रेशियो ऑफ साइड, ठीक है। रेशियो ऑफ साइड का मतलब क्या हो गया? तो अगर हमें रेशियो ऑफ साइड निकालनी है तो रेशियो ऑफ एरिया निकाल लो। रेशियो ऑफ एरिया क्या है? 64 डिवाइड बाई 121, तो आ जाएगा 8/11। क्या हो जाएगा? 8/11। अब ध्यान से समझो, EF है 15.4, वहाँ से में दिया हुआ है, देखो ध्यान से, दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। दो ट्रायंगल्स में आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है ABC, दूसरा दिया हुआ है DEF, ठीक है ना। ABC का कुछ एरिया, DEF का एरिया बड़ा है। फिर पूछा है कि EF जो है वो 15.4 है,
EF जो है ना 15.4 है, हमेशा ध्यान रखना बेटा 15.4 है, इसका मतलब जो है ना वैल्यू हमेशा उससे कम होगी क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। अब बात आती है इसकी, तो क्या करोगे, एरिया का रेशियो इससे कम है ना, तो सीधे सीधे क्या करना, देखो 15.4 इंटू 8/11, 15.4 इंटू 8/11। आप देखो ध्यान से 8 तो कभी आएगा नहीं, ऐसा कोई आने का चांस नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग द पॉइंट, एनी डाउट अप टू हियर। देखो ध्यान से, अब क्या होगा, अगले क्वेश्चन ने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस दिस। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इनके लिए देखो ध्यान से, फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये केस हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 कर दिया, यहाँ पे ले लिया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द केस। और फॉर्चुनेटली आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और अगर सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, 2,3 हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा, 2, -4 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यही कोऑर्डिनेट लें, आपको अगर लेना है कि इसको हमें इधर लेना है, यस यू कैन टेक, बट यू हैव टू ऑल्सो चेंज द वैल्यूज। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे ले आएंगे तो x3 की वैल्यू 2 नहीं रहेगी, x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू 2 नहीं रहेगी, वो वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, x3 पे। ऐसे ही कोऑर्डिनेट उसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। गॉट इट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो। आगे बात समझ में क्लियर। इसका आंसर 21/2 आ जाएगा। सीधे सीधे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जल्दी ना करें, बस आराम से करें तो गलत नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा एक टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। 2 tan 30 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30। अब इसके लिए क्या चाहिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + 1/3 आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो कितना हुआ देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई, ये कितना हो जानते हो, 4/3। तो 3 चला जाएगा ऊपर, अब 3 चला गया ऊपर, इंटू 2 डिवाइड बाई 4√3। तो 2 2 जा 4 और √3 यहाँ पे आ जाएगा। आंसर कितना आया, √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, क्या sin 30 होता है, बिल्कुल गलत। tan 60 होता है, गलत। cos 60 गलत। sin 60, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। tan 60 की वैल्यू होती है √3। sin 30 की होती है 1/2। रट लेना है वैल्यू, रटने के इन द सेंस कि एक का याद रखेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। आई बात समझ में। √3/2 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ sin 60। ओके, बेहतरीन तरीके से समझते रहना, बिल्कुल सोने वाली केस नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखो ये केस किसका है, ये है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये केस किसका है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। इसको हम अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये किसका क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि 10th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक होता है। किसका हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का। इसका सारा लॉजिक मैं आपको अभी बता के तभी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ओके।